नमस्कार सभी साथियों को। मैं मोनिका सिंह आप सभी साथियों का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी से आशा करती हूँ सभी अच्छे हैं, बेहतर हैं। साथियों, आज हमारा एक नई पहल हमारी शुरू हो रही है, जिसके अंतर्गत हम कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट, और आपको एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं अपने पूरे के पूरे सिस्टम की, कि ये जो अर्थव्यवस्था है या जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है, या आप यूं कहिए कि ये जो पूरा पैसे का फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन उसको कंट्रोल करता है, कौन उसको रेगुलेट करता है, और उसके क्या मायने हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, महत्व क्या है इन सब चीज़ों का। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में आपको बताऊंगी। जो चीज़ें टेक्निकल हैं वो ज़रूर हम तकनीकी शब्दों में ही बात करेंगे, परंतु ध्यान रखेंगे कि मैं वहाँ पर भी आपको बिल्कुल एज अ लेमन लैंग्वेज, यानी कि एक सामान्य बोलचाल की भाषा में पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लियर करने की, क्लियरिटी की आपकी पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ पर चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ सके। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति यानी कि आप इससे क्या समझे भाई, मुद्रा की नीति है ना। यानी कि मुद्रा की नीति कौन बनाता है, कौन इसको रेगुलेट करता है और क्यों बनाई जा रही है, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। बस आप इतना बेसिक समझ लीजिए कि ये जो मुद्रा यानी कि जो पैसा हमारे चारों तरफ आ रहा है, यदि हम कई बार ये कहते हैं कि भाई कम आ रहा है, तो उसके क्या मायने हैं। यदि हम कहते हैं कि भाई पैसे की तो जो कीमत है ना वो बहुत ही गिर गई, जैसे आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आजकल तो पैसे का कोई दाम ही नहीं रहा, तो पैसे का दाम तो उतना ही है, 10 रुपए माने 10 रुपए। आपको लगता होगा दाम को क्या हुआ, दाम तो सेम है, परंतु उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मान है वो डिक्रीज हो रहा है लगातार। जब हम पुराने समय में देखते हैं, आज से लगभग हम 12-15 साल पहले अगर हम नज़र घुमाएं, तो हम देखते थे कि 10 रुपए की बड़ी अहमियत थी। हम 10 रुपया लेकर के खुशी खुशी आते थे, कोई हमें रिश्तेदारी में 10-20 रुपया दे देता था तो हम बड़े खुश हो जाते थे। आज यदि हम किसी को 10 रुपए या हमें ही कोई 10 रुपए दे दे, तो हम सोचते हैं क्या ही दे दिया, इससे हम क्या करेंगे। यानी कि लगातार इसके मान में एक तरीके से घटना शुरू हुआ है इसका मान, है ना। या आप यूं कह सकते हैं कि इससे हम जो वस्तुएं खरीदते थे वो महंगी हो गई, इसलिए इसका दाम गिर गया है। तो इन तमाम ही चीज़ों पर हम नज़र रखेंगे, नज़र बनाएंगे और समझेंगे इन चीज़ों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति है क्या। तो सिंपल सी बात है भाई कि एक नीति बनाई जाती है कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अब इसे कौन बनाता है, तो इसे बनाता है देश का केंद्रीय बैंक। हमारे देश के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है आप बताएंगे। तो यहाँ पर बच्चे देखेंगे कि जो ये नीति है इसको केंद्रीय बैंक यानी कि हमारे देश के अंदर आरबीआई बना रहा है। अब इसमें हम अलग टॉपिक में ये भी बात करेंगे कि आरबीआई की एक विशेष समिति है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहते हैं, मौद्रिक नीति समिति कहते हैं, उसका ये विशेष काम है। ठीक है जी। तो अब हम देख रहे हैं कि आर्थिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने या घटाने के लिए करता है। यानी कि सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है या कम करना है, इसके लिए आरबीआई यहाँ पर काम करता है। अब ये किस कंडीशन में होगा और ये किस कंडीशन में होगा, इसको बड़े आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, यदि आरबीआई को ये लग रहा है कि भाई मार्केट के अंदर पैसे की कमी आ गई है, तो वो क्या करेगा उस सिनेरियो में, पैसे को बढ़ाने की कोशिश करेगा। पैसे को बढ़ाने की कोशिश में उसे कुछ ब्याज दरों को कम करना होगा। और यदि उसको ये लगता है कि भाई पैसा बहुत हो गया है, तो उसे मार्केट से पैसे को हटाने के लिए नीति बनानी पड़ेगी। और पैसे को हटाएगा कैसे, या तो कुछ ब्याज दरों को बढ़ा दे कि लोग पैसे ही ना लें, या कुछ इस प्रकार के नॉर्म्स सरकार और केंद्रीय बैंक मिलकर के ले आए कि पैसों को किसी भी तरीके से कम करना है मार्केट से। क्यों, क्योंकि इस पैसे की अधिकता के कारण इसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है और इसके सापेक्ष वस्तुएं नहीं है, तो वस्तुएं बहुत महंगी हो गई हैं। सिंपल। तो यानी कि आप ये देखें कि यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है यानी कि सप्लाई है, यानी कि आपूर्ति है पैसे की, इसको कम करने और इसको ज्यादा करने के लिए एक नीति बनाई जाती है जिस नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। यहाँ पर ये क्यों बनाई जा रही है, ताकि कुछ विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों में क्या है, मान लिया बेरोजगारी है,
मान लिया बेरोजगारी है तो उसे कम करना है, सरकार को बहुत मुख्य उद्देश्य है। तो बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार या केंद्रीय बैंक आप यहाँ पर यूज करें तो केंद्रीय बैंक मार्केट के अंदर पैसे को इंजेक्ट करना चाहेगा, यानी कि फैलाना चाहेगा। फैलाएगा तो निवेश की गतिविधियां बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट की गतिविधियां बढ़ेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी, यानी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। जब हमारे पास पैसा होता है तो हम चीजों को खरीदने की और अपने कदम बढ़ाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये सारी चीजें आपकी अर्थव्यवस्था में चीजों को बूस्ट अप करती चली जाएंगी, जिससे कि न केवल उस व्यक्ति की बल्कि देश की भी आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये एक विशिष्ट लक्ष्य हो गया। अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो तो ठीक है बढ़ी हुई है, लोगों के पास पैसा भी है, पर उस रेफरेंस में, उस सापेक्ष में वस्तुएं बहुत कम है, जिसके कारण वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। तो उसमें भी केंद्रीय बैंक का ये कर्तव्य बनता है कि अब पैसे को किस तरीके से हटाया जाए, इनके एक और विशिष्ट उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो ये आपके विशिष्ट उद्देश्य होंगे, आर्थिक लक्ष्य होंगे, जिनको प्राप्त करने के लिए इसको बनाया जाता है। साथ ही केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक उपकरणों का उपयोग बाजार में ऋण की उपलब्धता को रेगुलेट करने और आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई बाजार में ऋण कब कम और ज्यादा होगा, यदि यहाँ पर ब्याज दर अधिक हो जाएंगी तो भाई कम लोग पैसे लेने के लिए आएंगे, और कम लोग पैसे लेने के लिए आएंगे तो बाजार में जो ऋण होगा, डेब्ट होगा, सिंपल सी बात है वह कम हो जाएगा। और वाइस वर्सा, यदि ब्याज दरों को कम किया जाएगा तो बाजार के अंदर जो धन होगा वह अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित कराने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति को बनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, सिंपल भाषा में समझे तो मुद्रा की आपूर्ति यानी कि सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करने के लिए, घटाने या बढ़ाने के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है। बनाता कौन है, देश का केंद्रीय बैंक बनाता है, सिंपल बात है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बातों को देखें कि भाई इसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करना, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जब ये बनाई जाएगी मौद्रिक नीति, जब बनाई जाएगी तो इससे डेवलपमेंट को क्या मिलेगी, या तो बूस्ट मिल सकता है या फिर नीचे भी गिर सकती है। मान लिया मंदी है, मान लिया रिसेशन है, और मान लिया बूम है, तेजी है ना, तो दोनों ही अवस्था में अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ ये है, प्रॉब्लम है। तो इसे एक तरीके से स्टेबिलिटी लाने के लिए, मूल्यों को स्थिर करने के लिए अर्थव्यवस्था को बनाया। गति प्रदान करना, कब किस स्थिति में गति प्रदान करेंगे, यहां पर निवेश की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कमी लानी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे ही इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस बढ़ी, यानी कि जब निवेश की प्रक्रिया बढ़ेगी, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, निवेश की प्रक्रिया बढ़ने से उत्पादन हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, लोगों को नौकरी मिल रही है। ठीक है जी, नौकरी बढ़ रही है, उनकी आय में इजाफा हो रहा है, उनकी क्रय क्षमता बढ़ रही है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टोटल ओवरऑल देश के अंदर आर्थिक गतिविधि, आर्थिक विकास को गति मिल रही है। सिंपल। यहाँ पर जब मूल्य स्थिरता बनाई रखनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए शॉर्टेज नहीं आना चाहिए उत्पादन में। जब आपके पास की दुकान पर नमक के केवल 4 पैकेट बच जाएं और नमक की डिमांड है 10 लोगों की, तो क्या होगा बच्चों, उस समय नमक के रेट को दुकान वाला बढ़ा देगा, कहेगा मुझे तो कुछ लोगों को एलिमिनेट करना है यहाँ से। यदि आपके पास इस पर्टिकुलर रेट को देने के लिए पैसा नहीं है तो जाइए, आप अपने घर जाइए, क्योंकि मेरे पास 4 पैकेट है, खरीदने वाले 10 हैं, 6 लोगों को एलिमिनेट करना है मुझे। ठीक है जी, तो क्या हुआ, मूल्य स्थिर नहीं रहा, अस्थिर हो गया नमक का, और नमक ऐसी चीज है जो सब खाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नमक का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम 10 के 10 लोगों को एक फिक्स प्राइस पर सामान बेच सकें। तो सारी अर्थव्यवस्था के अंदर मूल्यों में स्थिरता लाने का जो सही तरीका है वो है उत्पादन और मांग को, इसके इक्विलिब्रियम को क्या करना, स्टेबल करना। यानी कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे इकोनॉमी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डिमांड और सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति। यदि ये मांग और आपूर्ति का खेला बिगड़ा तो भैया यहाँ पर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। यानी यदि मांग और आपूर्ति में कहीं पर भी प्रॉब्लम आई, यानी डिमांड यदि उतनी की उतनी है और सप्लाई यदि कम हो रही है किसी कारणवश, तो ऑब्वियसली मार्केट का नियम यहाँ पर लग जाएगा और प्राइस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, जो कि सरकार कतई नहीं चाहेगी।
ठीक है, क्योंकि जब एक फिक्स इनकम वाला व्यक्ति जो कि प्रत्येक माह 10,000 रुपया ही कमाता है, तो वो 100 रुपए किलो दाल यदि खरीद रहा था, दालों के उत्पादन में कमी आई तो ऑब्वियसली डिमांड उतनी ही है और कमी आ गई किसमें, सप्लाई में। तो अब हो गई 250 रुपए किलो दाल, तो वो 10,000, उसकी सैलरी तो उस रेफरेंस में नहीं बढ़ी ना, है ना, वो तो 10,000 ही कमा रहा है। तो फिक्स्ड इनकम पर्सन को क्या होगा, यहाँ बढ़े हुए मूल्य देने पड़ जाएंगे, जो कि बहुत ही गलत बात हो गई ना उसके लिए, तो वो कैसे सरवाइव करेगा फिर। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो इसलिए मूल्यों की स्थिरता बनाई रखनी है। रोजगार सृजित, अभी मैंने बताया, निवेश बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो नौकरियों का सृजन होगा। लोग जो है उत्पादन इंडस्ट्रीज खोलेंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे, मिल खोलेंगे, उद्यम खोलेंगे, उद्योग खोलेंगे, तो बहुत सारी ऐसी पब्लिक होगी जो कि नौकरी पा जाएगी। नौकरी पा जाएगी, आय पा जाएगी, तो वह भी डिमांड करेगी। इस प्रकार से ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे विनिमय दर को स्थिर करने के लिए, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है, किसकी एक्सचेंज रेट, यहाँ पर आप देखेंगे जो मौद्रिक नीति बनाई जा रही है उससे हम यहाँ पर विदेश में भी जिन चीज़ों को हम खरीद रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट यदि उल्टी सीधी हो जाए, यानी कि अगर $1 यहाँ पर 1000 के बराबर हो जाए, तो वो कैसे सिचुएशन, बहुत पैनिक सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर जो मौद्रिक नीति बनाई गई उससे किस प्रकार से हमने सर्विस सेक्टर, किस प्रकार से हमने इंडस्ट्री सेक्टर को स्टेबल करा, मूल्यों को रखा और उससे निर्यात को बढ़ावा दिया, है ना। जैसे जैसे हम इंडस्ट्रीज खोलेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को और हाइक करेंगे, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम विदेशी व्यापार आदि को भी बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर जो है निर्यात को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हम एक फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि हम एक यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार को भी संचित कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को करने का इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब ये यहाँ पर दो भागों में आप इसे देख सकते हैं कि मौद्रिक नीति दो टाइप्स में हो सकती है, एक होती है विस्तारवादी और दूसरी होती है संकुचनकारी। यहां पर आप देखेंगे कि जो विस्तारवादी मौद्रिक नीति है उसे कब बनाया जाएगा। विस्तारवादी, सिंपल सी बात समझे, एक्सपेंशनरी का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को क्या करना चाहते हो, विस्तार देना चाहते हो, यानी कि देश के अंदर मंदी की स्थिति है, तो अब सरकारों का क्या उत्तरदायित्व बनता है कि किसी भी प्रकार से मार्केट के अंदर पैसे को इंजेक्ट करे, है ना, यहाँ पर क्या करे, पैसे को लेके आए, सो दैट पैसे से ही फिर सारी उत्पादक गतिविधियां चलेंगी और इसी से हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो जब बढ़ जाएंगी तो लोगों को रोजगार, लोगों की आय, लोगों की परचेसिंग पावर पैरिटी, ये सारी चीजें हमारी बढ़ती चली जाएंगी। तो उद्देश्य क्या है, जब भी इस प्रकार की स्थिति बन जाए, मंदी वाली स्थिति आ जाए, तो यहाँ पर सरकारों को विस्तारवादी, मतलब आरबीआई को विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी का पालन करना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी में विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी का सिंपल सा मतलब हुआ कि भाई अब हमें पैसा फैलाना है, क्या करना है, एक्सपेंड करना है बाजार के अंदर, तो ब्याज दरों में कमी लानी पड़ेगी ऑब्वियसली। अब यदि आरबीआई यहाँ पर बैंकों को जो है 8% पर ब्याज पे पैसा दे रहा था और अगर देने लगे 3% पर, तो बहुत सारे बैंक जो है लोन लेना शुरू करेंगे, कर्ज लेना शुरू करेंगे और इन बैंकों से फिर हम यानी इंडिविजुअल जाकर के लोन लेना शुरू करेगा, जिससे हम कई प्रकार की एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर हम कृषि क्षेत्र में हैं तो हम अपना मशीनरीज खरीद सकते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्री में है तो हम एमएसएमई को बहुत बूस्ट मिलेगा, वहाँ से प्रोडक्शन बढ़ेगा, वहाँ से लोगों की इनकम बनेगी, वहाँ से पैसा मार्केट में इंजेक्ट होना, इनफ्लो होना शुरू हो जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पर सीआरआर को कम करना, इसको हम अलग से एक टॉपिक में समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझें कि ये जो सीआरआर होता है ये होता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, यानी आप समझें कि एसबीआई है मान लिया, तो एसबीआई एक हिस्सा पैसा जो है आरबीआई के पास जाकर के जमा करता है, क्योंकि वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, यानी कि वो क्या है, वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है और जिसकी एक प्रकार से अच्छी बुरी कंडीशन में जिम्मेदारी आरबीआई ने ले रखी है ना। उसको हम समझेंगे अलग से टॉपिक में कि सीआरआर क्या है और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझे, आरबीआई के अंदर जो लिखे गए हैं बैंक, आरबीआई के अधिनियम के अंदर कुछ बैंकों को लिखा गया है, शेड्यूल किया गया है, अनुसूचित किया गया है, ठीक है। तो उन बैंकों का उत्तरदायित्व आरबीआई के ऊपर है कि भाई हम तुम्हारे अच्छी बुरी कंडीशन में तुम्हारे साथ रहेंगे। तो अब आरबीआई ऐसे तो रहेगा नहीं किसी के साथ, सिंपल सी बात है, तो वो उसके पास ये रिजर्व रखते हैं जाकर के एज अ फॉर्म ऑफ सीआरआर, सिंपल। तो सीआरआर को यदि कम कर दें, ये क्या है, एक प्रकार से होल्डिंग अमाउंट ही तो है, होल्डिंग अमाउंट है, यानी कि इसको हम यदि एसबीआई की बात करें तो एसबीआई इसको चला नहीं सकता, किसी को दे नहीं सकता, इसको जा करके आरबीआई के पास होल्ड करके रख देता है, ठीक है जी। अब इसको यदि 20% था, ये
यदि ये 20 रुपए रखने थे एसबीआई ने आरबीआई के पास, तो यदि कह दिया जाए विस्तारवादी में, तो यहां पर कहा जाएगा कि बस 5 रुपए रख दो, 5 रुपए रख दो, बाकी 15 तुम चलाओ मार्केट के अंदर, क्योंकि फिलहाल हमें मार्केट के अंदर पैसे को एक्सपेंड करना है, सिंपल सी बात है। तो सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, इन सबको क्या कर देगा, इनको जो है यहाँ पर कम कर दिया जाएगा विस्तारवादी में। अगर कोई पूछ ले संकुचनकारी में, तो बढ़ा दिया जाएगा, सिंपल, क्योंकि वहां तो भाई हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है ना। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट कि केंद्रीय बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद। अब सरकारी प्रतिभूति क्या होती हैं उसको हम अलग टॉपिक में समझेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझे कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर सरकार क्या कर रही है, उधार में पैसे ले रही है, सिंपल, ठीक है। तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इसको कहते हैं, जिसके आधार पर सरकार जो है पैसे उधार ले रही है। तो यदि केंद्रीय बैंक यानी कि यदि आरबीआई सरकार से इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने लगे, तो आरबीआई क्या देगा, खरीदने के बदले पैसा देगा सरकार को या बैंकों को पैसा देगा। तो इस पैसे को वो ले जा करके कहाँ करें, बाजार के अंदर प्रवाहित कर दें, यानी कि इससे जो पैसे का प्रभाव बढ़ जाएगा। विस्तारवादी मौद्रिक नीति का लक्ष्य सिंपल सी बात है कि बहुत सारे उपभोक्ता एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना है, सिंपल बात है। जब पैसा मार्केट के अंदर फ्लो होगा तो वह कंज्यूमर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए एक प्रकार का क्या करेगा, फंड का काम करेगा, जिससे वो कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं। हालांकि यदि ये ऐसे सिचुएशन में आ जाए कि पैसा बस बढ़ ही रहा है, बहुत सारा पैसा आ गया मार्केट के अंदर, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन इन्फ्लेशन को भी बढ़ा सकती है, यानी कि अधिक पैसा क्या करेगा, अधिक पैसा पैसे के मान को ही कम कर देगा, पैसे की वैल्यू को ही क्या कर सकता है बच्चे, कम कर सकता है, और वस्तु की वैल्यू को या वस्तु के मूल्य को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं, डिटेल में हम इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो ऐसी स्थिति भी नहीं आनी चाहिए, तो इससे पहले ही आरबीआई इसको रेगुलेट कर देता है कि भाई बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं फैलना चाहिए मार्केट में, आती किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर देखेंगे संकुचित क्या है, सिंपल, जब पैसे को सिकोड़ना हो, जब पैसे की मात्रा को कम करना है ना, जब क्या करना है, पैसे की आपूर्ति को कम करना है। इसे दो तरीके से करेंगे, सिंपल, कि भाई एक तो कर दो ब्याज दर को बढ़ा दो, हमें पैसा फैलाना ही नहीं है, हमें तो पैसा सिकोड़ना है, वहां से समेटना है वहां से। तो पैसे में ब्याज दर जब कम ज्यादा कर दी जाएगी तो बैंक कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा नहीं बल्कि कम कर्ज लेंगे, है ना, कम कर्ज लेंगे, क्योंकि कर्ज महंगा है। हाई इंटरेस्ट रेट पे कौन कर्ज लेगा, कहेंगे वेट करते हैं थोड़े दिन और बैठते हैं, है ना, थोड़े दिन बाद देखेंगे भाई। तो यहाँ पर पैसा क्या होगा, कम लिया जाएगा, वही उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा जो हमने अभी सीआरआर देखा था, तो सीआरआर को क्या करेगा, बढ़ाना शुरू कर देगा। मान लिया पहले कहा था कि केवल 5 रुपए रखने आरबीआई के पास, अब कह दिया 25 रुपए रखो जी आकर के, यानी इस कंडीशन में 95 रुपए बच रहे थे आरबीआई के पास उधार, एसबीआई के पास उधार देने के लिए। इस कंडीशन में मात्र 75 बचे, और जब 75 बचे तो सिंपल बात है भाई, ब्याज दर महंगी देगा, कम पैसे बचे हैं बैंक के पास। मेरे हिसाब से तो चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कहाँ किस तरह की दिक्कत है। यानी सिंपल बात है, इसमें मुद्रा आपूर्ति को कम करना है कॉन्ट्रैक्शनरी में, ठीक है जी। और सरकारी प्रतिभूतियों को वहां पे क्या कर रहा था, आरबीआई क्या कर रहा था वहां पे, आरबीआई यहां से खरीद रहा था ताकि पैसे यहां दे सके। और यहां क्या करेगा, आरबीआई इनको कहेगा कि हमें दो, यानी कि तुम हमें दो। यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा था, देखो दोनों कंडीशन में अंतर समझेंगे। यानी यहां पर आरबीआई कह रहा था, खरीद रहा था उनसे, खरीद के उनको पैसे दे रहा था, अब आरबीआई यहाँ क्या करना शुरू कर देगा, यहाँ पर आरबीआई जो है इनको बेचना शुरू कर देगा, कहेगा कि तुम पैसे हमें दो, यानी इनफ्लो अब तुम्हारी तरफ नहीं बल्कि हमारी तरफ होना चाहिए। इससे क्या होगा, बाजार के अंदर धन की कमी आएगी, क्योंकि संकुचितकारी या संकुचनकारी या संकुचित मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है कि हमें मुद्रास्फीति को कम करना है, यानी कि धन की बढ़ी हुई मात्रा को मार्केट से संकुचित करना है, समेटना है, कॉन्ट्रैक्शनरी। तो ये है आपकी मौद्रिक नीति। यहाँ पर इसका महत्व क्या है भाई, मूल्य स्थिरता बना ली। दूसरा, इसकी सहायता से हमने मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर लिया और
कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और पूंजी निर्माण जैसे चरों को क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। कितना हमें मार्केट में फैलाना है, कितना हमें वहां से समेटना है। फैलाने और समेटने पर ही प्राइजेस डिसाइड होंगे। यदि पैसे ज्यादा मार्केट में होंगे, वस्तुएं कम, तो ऑब्वियसली प्राइजेस बढ़ जाएंगे। यदि पैसे कम होंगे और वस्तुएं अधिक होंगी तो भाई फिर तो हिसाब ही बहुत गड़बड़ हो गया, जो कि किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बढ़िया बात नहीं है। कि 1 रुपए में जो है शर्ट मिल रही है, वो स्थिति बड़ी भयावह है। एक बार को मुद्रास्फीति देखी जाएगी, वो ठीक होती है कम से कम थोड़ी बहुत। अगर 1 रुपए में शर्ट बने तो कौन उत्पादन करेगा? कोई नहीं करेगा। सब डिमोटिवेट रहेंगे कि भाई हम इतना उसमें माथा पच्ची कर रहे हैं, मात्र 1 रुपए में बिक रही है, तो कोई नहीं करेगा। तो यानी कि हर चीज को क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। दैट इज अ मेन पर्पज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, कि हमें कितना पैसा मार्केट में फैलाना है और कितना मार्केट से समेटना है। इसके लिए जो है मॉनेटरी पॉलिसी के कई सारे टूल्स हैं, कई सारे क्या हैं यहाँ पर उपकरण हैं। इन टूल्स के माध्यम से ही इसको कंट्रोल किया जाता है। इनको हम 1 बाय 1 करके अलग अलग टॉपिक्स में समझेंगे। रेपो रेट, स्थायी जमा सुविधा, रिवर्स रेपो, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो और एमएसएफ, इन सब को बच्चे हम एक एक करके एक एक टॉपिक में समझने जा रहे हैं। आप यहाँ पर ये देखें कि इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस के अंदर। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। मूल्य स्थिरता, अभी हमने देखा कि प्राइस को तो जो है स्टेबल करने का काम करती है। आर्थिक स्थायित्व यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी काम करती है। विदेशी विनिमय दर स्थिर रहे, मैंने आपको बताया था कि भाई डॉलर के सापेक्ष कितने रुपए में होना चाहिए, एक तरीके से स्टेबल होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो भाई बड़ी दिक्कत वाली बात है। आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सबको जा करके बराबर 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 क्या दे आए, पैसे दे आए कि ये लीजिए आपकी सैलरी बराबर 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 बराबर। दिट इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। सामयिक वितरण, भाई जो जितना डिजर्व करता है उतनी आय कमाएगा ना, उतनी पैसे कमाएगा। तो आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी उद्देश्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक ऐसा ही और प्रश्न पूछा गया, आपसे अनुरोध है कि आप इसे मुझे होमवर्क समझ करके ऑफलाइन कमेंट में उत्तर देंगे। ठीक है, कहाँ देना है, ऑफलाइन कमेंट में। और ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी और सभी विषयों की चलेगी। तो आपका यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी कि प्रत्येक दिन अपनी कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको जरूर ज्वाइन करेंगे। आप सभी बालकों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।